अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अब पाकिस्तान की भूमिका को लेकर नई बहस छिड़ गई है। जी हां, अमेरिकी रिपब्लिकन सांसद हैं लिंडसे ग्राहम। उन्होंने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला है और साफ कहा है कि इजराइल के प्रति पाकिस्तान का रवैया हमेशा से नकारात्मक ही रहा है। ऐसे में उसे किसी भी तरीके की भरोसेमंद मध्यस्थ के तौर पर हम नहीं देख सकते। आपको बता दें कि ये पूरा विवाद उस समय और ज़्यादा बढ़ गया जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस बयान में ख्वाजा आसिफ ने साफ कहा कि पाकिस्तान कभी भी अब्राहम अकॉर्ड्स जैसे समझौते का हिस्सा नहीं बन सकता। अब्राहम अकॉर्ड्स वही समझौता है जिसके तहत कई मुस्लिम देशों ने इजराइल के साथ अपने रिश्तों को सामान्य किया था। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान की मूल विचारधारा ऐसे किसी समझौते की अनुमति नहीं देती है। उन्होंने यहां तक कहा कि जिन लोगों की बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता उनके साथ पाकिस्तान कैसे बैठ सकता है। आसिफ के इस बयान के बाद में अमेरिकी राजनीति में पाकिस्तान को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए पाकिस्तान की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े किए। ग्राहम ने कहा है कि पाकिस्तान की मध्यस्थता शुरू से ही समस्याओं भरी रही है। उन्होंने कहा कि इजराइल के खिलाफ पाकिस्तान की दुश्मनी कोई नई बात नहीं है, दुनिया जानती है। ये बहुत पुरानी सोच का हिस्सा है पाकिस्तानियों की। ग्राहम ने यह भी कहा कि चाहे वायरल वीडियो पुराना हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान की सोच आज भी वही है, वो बदली नहीं, ना बदलेगी। ये वजह है कि अमेरिका में कई नेता पाकिस्तान को लेकर सतर्क नजर आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में कई मुस्लिम देशों से अपील की थी कि वे इजराइल के साथ रिश्तों को सामान्य करें। ट्रंप ने बहरीन, जॉर्डन, तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान जैसे देशों से अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होने की बात कही थी, लेकिन पाकिस्तान की ओर से आए सख्त बयान ने इन प्रस्तावों पर नई राजनीतिक बहस तेज कर दी है। देखिए, ये पहला मौका नहीं है जब लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान पर सवाल उठाए हों। इससे पहले भी उन्होंने उन रिपोर्ट्स पर चिंता जताई थी जिनमें दावा किया गया था कि ईरान सैन्य विमानों को पाकिस्तान के एयरबेस पर जगह दी गई। ग्राहम ने साफ कहा था उस समय भी कि अगर पाकिस्तान ईरानी सैन्य संपत्तियों को सुरक्षा दे रहा है तो फिर उससे हम मध्यस्थता की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। ग्राहम का बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच में बैकडोर बातचीत जारी है। दूसरी तरफ पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर उठ रहे सवाल आने वाले दिनों में पाकिस्तान अमेरिका के रिश्तों पर असर डाल सकते हैं। वहीं इजराइल को लेकर पाकिस्तान की पुरानी नीति एक बार फिर से वैश्विक बहस का हिस्सा बनती दिखाई दे सकती है। ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव अब एक बार फिर से बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। पश्चिम एशिया के सबसे संवेदनशील समुद्री इलाके यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास, जी हां, वहां से खबर आई है अमेरिका की नई एयर स्ट्राइक हुई है और उसके बाद से ईरान भड़का हुआ है। हालांकि बात करें तो ईरान ने इस कार्रवाई को सीधे तौर पर संघर्ष विराम का उल्लंघन बता दिया है। ईरान के बंदर अब्बास इलाके में मंगलवार तड़के कई धमाकों की आवाजें सुनाई दी। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि धमाके होर मुजगान प्रांत में हुए हैं। अमेरिका ने इन हमलों को रक्षात्मक कार्रवाई बताया। अमेरिकी पक्ष का दावा है कि उसने उन मिसाइल पोजीशंस और तेज रफ्तार नौकाओं को निशाना बनाया जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समुद्री बारूदी सुरंगें बिछाने की तैयारी कर रही थी। इस एयर स्ट्राइक के बाद में ईरान ने भी बड़ा दावा किया है। भारत स्थित ईरानी दूतावास ने बयान जारी किया, कहा है कि ईरान ने एक अमेरिकी MQ-9 ड्रोन मार गिराया, साथ ही F-35 फाइटर जेट और RQ-4 निगरानी विमान को पीछे हटने पर मजबूर किया। ईरान ने इसे अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन बताया है। अब पश्चिम एशिया पहले की तरह फिर से डरकर चुप नहीं बैठेगा, इस प्रकार की बात भी एम्बेसी की तरफ से कही गई है। अमेरिका की ओर से अभी तक इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, बताते चलें आपको, लेकिन इन बयानों ने पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया है। बात करें तो इस बीच सीज फायर और पीस डील को लेकर चल रही बातचीत पर भी संकट गहराता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि बातचीत जारी है और किसी अंतिम समझौते तक पहुंचने में अभी कुछ दिन और लग सकता है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच में एक शुरुआती फ्रेमवर्क तैयार करने पर चर्चा चल रही है। इसके तहत करीब
30 दिन का अस्थायी समझौता बनाकर हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाज़ों की आवाजाही सामान्य करने की कोशिश हो रही है। हालांकि सबसे बड़ा विवाद ईरान की फ्रीज की गई संपत्तियों को लेकर बना हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान करीब 24 अरब डॉलर की राशि जारी करने की मांग कर रहा है। इस पूरे तनाव का असर अब वैश्विक तेल बाजार पर भी दिखाई देने लगा है। दुनिया के करीब 20% तेल और LNG व्यापार का रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही गुजरता है। ऐसे में यहाँ ये बढ़त जो है वो सैन्य तनाव पर दुनिया की चिंता हमेशा बनी रहती है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा भी किया है कि पिछले 24 घंटे में 25 तेल टैंकर और कारोबारी जहाज उनकी अनुमति के बाद इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे हैं। ये दावा IRGC की तरफ से किया गया है। बढ़ेंगे आगे। गाजा पट्टी से एक बार फिर से युद्ध और तबाही की बड़ी तस्वीरें आई हैं। बात करें तो इजराइल ने मंगलवार देर रात गाजा सिटी में बड़ा हवाई हमला करते हुए हमास के नए सैन्य प्रमुख मोहम्मद ओदेह को निशाना बनाने का दावा किया है। हमले में कम से कम 3 लोगों की मौत और 12 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब गाजा में लोग ईद उल अजहा यानी बकरीद के तैयारियों में जुटे थे, लेकिन देर रात हुए जोरदार धमाके ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। इजरायली सेना ने गाजा सिटी में 2 अलग अलग एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया। इजराइल का दावा है कि यह एक सटीक सैन्य कार्रवाई थी जिसका मकसद हमास की नई सैन्य शाखा के नए कमांडर मोहम्मद ओदेह को खत्म करना था। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने इस कार्रवाई की आधिकारिक पुष्टि करते हुए संयुक्त बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के सीधे निर्देश पर IDF और इजरायली सुरक्षा एजेंसी ने हमास के नए सैन्य प्रमुख के ठिकानों को ध्वस्त किया है। इजराइल ने मोहम्मद ओदेह को 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमास हमले का प्रमुख रणनीतिकार बताया। बयान के मुताबिक ओदेह उस समय हमास के खुफिया विंग का प्रमुख था और उसने इजरायली नागरिकों तथा सैनिकों पर हुए हमलों की योजना बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। इजराइल ने साफ कहा है कि 7 अक्टूबर के हमलों में शामिल हर व्यक्ति को खोजकर खत्म कर दिया जाएगा। बात करें तो ये कार्रवाई हमास के पिछले सैन्य प्रमुख इज अल दीन अल हदाद के मारे जाने के करीब 2 हफ्ते बाद हुई। अल हदाद की मौत के बाद में हमास ने महज 1 हफ्ते पहले ही मोहम्मद ओदेह को सैन्य शाखा की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन इजरायली खुफिया एजेंसीज ने उसे संभलने का मौका ही नहीं दिया, निशाना बना लिया। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इस हमले में मोहम्मद ओदेह मारा गया या नहीं। हमास की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। वहीं गाजा के शिफा अस्पताल प्रशासन ने 3 डेड बॉडीज अस्पताल लाए जाने की पुष्टि की है। अक्टूबर 2023 में हमास के बड़े हमले के बाद शुरू हुआ ये युद्ध अब भी लगातार जारी है। हमास के हमले में करीब 1200 इजरायली नागरिक मारे गए थे, लगभग 250 लोगों को बंधक बनाया गया था। इसके बाद इजरायली सेना ने जो सैन्य अभियान शुरू किया वो लगातार हमास को मार रहा है। 72,700 से अधिक फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत इजरायली हमले में हो चुकी है। बढ़ेंगे आगे। शांति की कोशिशों के बीच पश्चिम एशिया में एक बार फिर से बारूद की चिंगारी भड़की है। बात करें तो अमेरिका और ईरान के बीच चल रही तनावपूर्ण बातचीत के दौरान अचानक हालात युद्ध जैसे हो गए। अमेरिकी सेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बेहद करीब दक्षिणी ईरान के कई रणनीतिक ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी है कि इस हमले में बंदर अब्बास, सिरिक और जास्क जैसे तटीय इलाकों को निशाना बनाया गया है। इन इलाकों में ईरान की नौसेना और मिसाइल यूनिट सक्रिय रहती हैं। अमेरिकी हमलों के बाद में कोई जोरदार धमाके की आवाज़ें भी आई हैं। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने भी बंदर अब्बास में कम से कम 3 धमाकों की पुष्टि कर दी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इन हमलों को आत्मरक्षा की बात बताई है। अमेरिका का दावा है कि ईरान की स्पीड बोट्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सुरंगों में बारूद बिछाने के लिए जा रही थीं। इस खतरे को रोकने के लिए हमने सैन्य कार्रवाई की है। अमेरिकी सेना ने लड़ाक आइलैंड पर भी हमला किया है, जहां 2 ईरानी स्पीड बोट्स के तबाह होने की खबरें हैं।
इस पूरे ऑपरेशन में ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल ठिकानों को भी टारगेट किए जाने की बात सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में IRGC के 4 सैनिकों की मौत हो गई है। आधिकारिक पुष्टि का इंतजार रहेगा। हमले के बाद ईरान ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। ईरान का दावा है कि उसने अमेरिकी वॉरशिप पर मिसाइलें दागी हैं और जवाबी कार्रवाई में कई अमेरिकी ड्रोन और लड़ाकू विमानों को पीछे हटने पर मजबूर किया गया है। ईरान ने यह भी दावा किया है कि उसने MQ-9 रीपर ड्रोन को कमांगीर एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से मार गिराया है। अमेरिका की ओर से इन दावों की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने पश्चिम एशिया में तनाव को और बढ़ा दिया है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर सीज फायर का उल्लंघन जारी रहा तो वो कड़ा जवाब देगा। हॉर्मुज़ स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम तेल व्यापार मार्गों में से एक है। ऐसे में यहाँ बढ़ता सैन्य तनाव सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर डाल सकता है। लगातार बदल रहे हैं हालात फिलहाल, और अमेरिका और ईरान के बीच में शांति और युद्ध के बीच की जो खींचतान है वो और तेज होती दिखाई दे रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस में भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जवाब दिया है। बात करें तो भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वतनेनी हरीश ने पाकिस्तान के सभी आरोपों को पूरी तरीके से खारिज किया और खारिज करते हुए सीमा पार आतंकवाद पर कड़ा रुख अपनाया। ये बहस अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर हो रही है। इसी दौरान पाकिस्तान की ओर से लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए भारतीय राजदूत ने स्पष्ट कहा है कि भारत तथ्यों के आधार पर अपनी बात रख रहा है और पाकिस्तान की टिप्पणी पूरी तरीके से बेबुनियाद है। पर्वतनेनी हरीश ने कहा है कि पाकिस्तान की नीति लंबे समय से भारत को हजार घाव देकर लहूलुहान करने की रही है और ये नीति संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रति उसके दावों की सच्चाई को उजागर करती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने बार बार सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा दिया, आतंकवादी संगठनों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया। भारतीय राजनयिक ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्वतंत्र भारत की शुरुआत से ही पाकिस्तान की ओर से की गई आक्रामकता का सामना करना पड़ा है। उन्होंने 1947 के बाद हुए युद्ध, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और सीमा पार घुसपैठ का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान की नीतियां क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा हैं। पूरी तरीके से स्थायी रूप से इन आतंकवादी गतिविधियों को बंद करना होगा पाकिस्तान को, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसे उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। बात करें तो भारतीय प्रतिनिधि ने यह भी दोहराया कि भारत को अपनी सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाने का अधिकार है और आतंकवाद के खिलाफ आत्मरक्षा का अधिकार किसी भी स्थिति में सीमित नहीं किया जा सकता। पूरे बयान का सबसे अहम संदेश यही रहा कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच से ये साफ कर दिया है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं होंगे और पाकिस्तान को अब अपनी नीति में बदलाव करना होगा। फिलहाल UNSC की इस बहस के बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच में कूटनीतिक तनाव एक बार फिर से सुर्खियों में है। वैश्विक समुदाय की नज़र अब इस बात पर टिकी है कि क्या पाकिस्तान आतंकवाद के मुद्दे पर कोई ठोस कदम उठाता भी है कि नहीं उठाता है।